going to study the fifth chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Fabrics Around Us. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइबर, यान और फैब्रिक को समझेंगे। देखो, जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो फाइबर होती है। फाइबर का यूज़ करके हम यान्स बनाते हैं, यान यानी कि धागा, और धागा का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। जो फैब्रिक यहाँ पे बन के रेडी हुआ इसको हम ग्रे गुड कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस पर फिनिशिंग नहीं हुई है। इसको फिनिशिंग करना है ताकि इसकी क्लीनिंग की जा सके, इसकी वाइटनिंग की जा सके, इसकी कलरिंग की जा सके और इसको लस्ट्रस और शाइनी बनाया जा सके। इसकी टच और फील क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके ताकि छूने पे, पहनने पे ये कपड़ा अच्छा लगे, आरामदायक हो, और साथ ही साथ इसकी सर्विसिबिलिटी भी बढ़ाई जा सके, कपड़ा टिकाऊ बने। ठीक है, इन सब के लिए क्या की जाती है, फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, ताकि कपड़े में ये सारे गुण आए। अब हम बात करेंगे फाइबर की प्रॉपर्टीज की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं फाइबर की। तो फाइबर सबसे पहले तो अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उससे फैब्रिक बना पाओगे। अगर फाइबर है ही नहीं तो आप उससे आगे की प्रोसेसिंग कैसे कर पाओगे। इकोनॉमिकल होना चाहिए फाइबर, यानी कि आपकी जो भी कंडीशन है इकोनॉमिकल, उसके हिसाब से फाइबर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि आपको अवेलेबल हो पाए और आप उससे फैब्रिक बना पाओ। अगली क्वालिटी है स्पिनेबिलिटी। स्पिनेबिलिटी का क्या मतलब है, देखो, फाइबर को स्पिन करके तब धागा बनता है, यान बनता है। अगर स्पिनेबिलिटी नहीं होगी फाइबर में तो उससे हम धागा नहीं बना पाएंगे और फिर कपड़ा नहीं बन पाएगा। तो स्पिनेबिलिटी होनी जरूरी है ताकि हम इसको इससे धागा बना पाए। अब स्पिनेबिलिटी के लिए लेंथ अच्छी होनी चाहिए फाइबर की, फाइबर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ सरफेस का स्ट्रक्चर भी फाइबर का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सारे गुण अगर है तो आप कह सकते हो कि स्पिनेबिलिटी भी है फाइबर में। इसके बाद अगर हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कहें तो फाइबर का कलर अच्छा होना चाहिए, फाइबर लस्ट्रस होना चाहिए, मतलब शाइनी होना चाहिए, उसका वेट अच्छा होना चाहिए, मॉइस्चर और डाई एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, मतलब नमी को एब्जॉर्ब कर पाए। अगर उस पर डाई किया जा रहा है, उसको रंगा जा रहा है, तो वो डाई को भी एब्जॉर्ब कर पाए। साथ ही साथ इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए कपड़े में। तो ये सारे कस्टमर के हिसाब से सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो कि ये है। ठीक है, और प्राइमरी प्रॉपर्टीज में आपकी लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और सरफेस स्ट्रक्चर आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें केयर और मेंटेनेंस की, तो फैब्रिक जो फाइबर है वो कैसा होना चाहिए, अब्रेजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब घर्षण ना लगे, रगड़ ना लगे कपड़े पे, रगड़ लगे तो उसका बुरा असर ना पड़े कपड़े पे। इफेक्ट ऑफ केमिकल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मतलब इनका बुरा असर भी नहीं पड़े कपड़े पे, हीट का भी खराब असर ना पड़े। बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उससे भी रेसिस्टेंट रहे कपड़ा, उससे भी बचा रहे कपड़ा, ज्यादा इनका बुरा असर ना पड़े। तो ये सारी क्वालिटीज फाइबर में होनी चाहिए, तभी उसको कोई भी यूज करेगा। तो जब हम फाइबर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के फाइबर होते हैं। पहला तो स्टेपल फाइबर, दूसरा है फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर क्या होते हैं, जिनकी लेंथ छोटी होती है उनको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए कॉटन हो गया, लिनन हो गया, वुल हो गया, ये सब स्टेपल फाइबर होते हैं। फिलामेंट क्या होते हैं, जिनकी लेंथ क्या हो, लंबी हो। तो लेंथ के हिसाब से हम फाइबर को दो कैटेगरी में रखते हैं, स्टेबल और फिलामेंट। स्टेबल यानी कि शॉर्ट लेंथ वाले, और फिलामेंट यानी कि लॉन्ग लेंथ वाले। लॉन्ग लेंथ वाले कौन से हैं, सिल्क है, पॉलिएस्टर है, और जितने भी मैन मेड फाइबर्स हैं सब फिलामेंट ही होते हैं, और स्टेबल नेचुरल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सिल्क एकमात्र ऐसा नेचुरल फाइबर है जो कि फिलामेंट की कैटेगरी में आता है, जो कि लंबा होता है लंबाई में। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टेक्सटाइल फाइबर्स की। देखो, दो क्लासिफिकेशन हमने पीछे भी पढ़ी, वो लेंथ के आधार पे थी। अब यहाँ पे जो है अगले इस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं फाइबर को कि फाइबर हमको मिला कहाँ से है, क्या वो नेचुरल फाइबर है या मैन मेड फाइबर है। तो सोर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे फाइबर को क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला है नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में भी कई सारी कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है सेलुलोजिक फाइबर, मतलब ऐसे फाइबर जो आपको पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें कॉटन और कपोक, जो कहाँ से मिलता है, सीड हेयर से मिलता है। कॉटन अगर आपने देखा होगा तो एक सीड होता है, सीड के चारों तरफ ये रेशे लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉटन। कपोक भी ऐसे होता है। फिर है बास्ट फाइबर, जो कि तने से मिलता है पेड़ की। इसमें फ्लैक्स आ जाता है, लिनन, हेम्प, जूट, ये सब पेड़ के तने से निकाला जाता है। फिर लीफ फाइबर, जो पत्तियों से बनता है फाइबर, जैसे पाइनएप्पल की लीफ से भी फाइबर बनता है, सीसाल की लीफ से बनता है आपका अगेव। उसके अलावा नट हस्क फाइबर होते हैं, जिसमें हमारा कॉयर होता है, जो कि कोकोनट के ऊपर का जो ब्राउन वाला छाल होता है ना, जिसको आप निकाल देते हो छील के, तो उससे बनता है आपका कॉयर। ठीक है, इससे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये नट हस्क फाइबर हो गया। ठीक है, तो सेलुलोज के बेस सेलुलोजिक फाइबर भी हमारे चार कैटेगरी में है, सीड, बास्ट, लीफ और नट हस्क। इसके बाद हम प्रोटीन फाइबर की बात करेंगे। तो दो तरह के प्रोटीन फाइबर है हमारे पास, एक तो जो एनिमल के हेयर से मिलते हैं, दूसरा जो एनिमल की सिक्रीशन से मिलते हैं। जैसे सिल्क, सिल्क क्या है, एनिमल सिक्रीशन से बनता है। जो कीड़ा है उसके अंदर से तरल पदार्थ निकलता है, वो पदार्थ फिर जमता है तब हमें सिल्क मिलता है। जब हम वुल की बात करते हैं तो वुल क्या है, एनिमल का हेयर है। ठीक है, चाहे वो गोट हो, कैमल हो। इसके अलावा रैबिट के हेयर को भी एज अ वुल यूज किया जाता है, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो वहाँ पे याक वगैरह के हेयर्स को भी यूज किया जाता है वुल निकालने के लिए। ठीक है, वुल बनाने के लिए। फिर है मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर एस्बेस्टस हो गया। उसके बाद नेचुरल रबर भी है। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरीज हैं नेचुरल फाइबर की। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो जो पहला मैन्युफैक्चर्ड फाइबर था वो कौन था, रेयॉन। वॉज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन 1895 में इसको पहली बार कमर्शियल लेवल पे बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद से और भी दूसरे मैन मेड फाइबर्स बनने लगे।
ठीक है, ये बताया गया कि कैसे आपका रेयॉन बना। तो देखो रेयॉन कैसे बना, हमने जब सिल्क सिल्क को आधार मान के सिल्क जैसा फाइबर बनाने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस कोशिश में हमने क्या बना दिया, रेयॉन बना दिया, ताकि क्योंकि सिल्क महंगा होता है और सिल्क हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाता, इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क भी रेयॉन को कहा गया, क्योंकि रेयॉन को हमने बनाया और ये सस्ता होता है सिल्क की अपेक्षा, सिल्क की जैसा दिखता है, इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। द अर्लिएस्ट मैन्युफैक्चर फाइबर वॉज मेड बाय मॉडिफाइंग अ नॉन फाइबरस मटेरियल इनटू फाइबरस फॉर्म। तो नॉन फाइबरस मटेरियल को हम फाइबरस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे फाइबर नहीं है, हमारे पास कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है, वुड पल्प हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि फाइबर नहीं है, अब हम इसको फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेचुरल फाइबर में क्या था, हमारे पास फाइबर थे, जैसे अगर हम कॉटन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास बीज के चारों तरफ बाल चिपके हुए थे जो कि रेशे ही थे। इसके अलावा जब हम वुल की बात करते हैं तो एनिमल के शरीर पे ये बाल होते हैं, तो ये भी क्या थे, फाइबर ही थे। तो ये अभी तक जितने भी हमने नेचुरल फाइबर की बात की वो फाइबर की फॉर्म में हमको अवेलेबल थे, लेकिन जब हम मैन मेड फाइबर की बात करते हैं तो ये नॉन फाइबरस मटेरियल होते हैं, ये फाइबर की फॉर्म में नहीं होते, हमको इनको फाइबर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस है सेलुलोजिक, जैसे कॉटन हो गया, वुड पल्प हो गया, इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स बनाते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके भी फाइबर बनाते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो सेलुलोजिक मटेरियल हो, हम सबका जो फाइबर बनाने का तरीका होता है ना, सबसे वो सेम ही होता है, चाहे आप कोई भी रॉ मटेरियल यूज कर लो, फाइबर को नॉन फाइबरस को फाइबर में कन्वर्ट करने का तरीका सबका सेम ही होता है। तो क्या तरीका है जिससे हम इस रॉ मटेरियल को, इस नॉन फाइबरस मटेरियल को फाइबर में कन्वर्ट करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, रॉ मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो और एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी पे ही इसको रखना है, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। तो पहले रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे, उसको लिक्विड बनाएंगे, उस रॉ मटेरियल को लिक्विड बनाएंगे। उसके बाद बहुत सारे केमिकल एक्शन उसके ऊपर करेंगे, हीट एप्लीकेशन करेंगे, जिससे वो लिक्विड और अच्छा होएगा। तो इस जो ये सोल्यूशन हमको मिल गया, इतना सारा प्रक्रिया करने के बाद, उसको हम स्पिनिंग सोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो सोल्यूशन है इसको हम स्पिनरेट से गुजारते हैं। स्पिनरेट क्या होता है, एक नोजल शेप का चीज़ होती है जिसमें छेद लगे होते हैं नीचे, और इस छेद में से ही हमारा जो है ये मटेरियल स्पिनिंग सोल्यूशन ये निकलता है, और इसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर पे निकाला जाता है ताकि ये जो सोल्यूशन निकल रहा है, ये जो धागे रेशे निकल रहे हैं, ये गाढ़े भी होते जाए, मतलब थोड़े कठोर होते जाए, हार्डन होते जाए। ठीक है, तो ये जैसे ये जो नोजल शेप का है कोई चीज़ स्पिनरेट, इसमें छेद लगे होते हैं, इन छेद में से जैसा छेद का इसका साइज़ है, जैसा इस खोल का साइज़ है, उसी साइज़ का हमको क्या मिलता है, उसी डायमीटर का हमको क्या मिलता है, फिलामेंट मिलता है। फिलामेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैन मेड फाइबर है तो लंबे ही होंगे, इसीलिए हम इनको फिलामेंट बोलेंगे, स्टेपल नहीं बोलेंगे। ठीक है, और फिर इनको ऐसे एटमॉस्फेयर पे रखा जाता है जहाँ ये क्या हो जाए, नरम से कड़े हो जाए, हार्डन हो जाए। ठीक, अब जैसे ही ये फिलामेंट कड़े हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, इनको और ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है ताकि इनकी फाइननेस को बढ़ाया जा सके, और भी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है ताकि इनका टेक्सचर सुधारा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइबर बनते हैं। इसके बाद आगे हम इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर। इनको हम सेलुलोज से बनाते हैं, सेलुलोज से दोबारा रीजनरेट करते हैं, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया है। जिसमें सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन का ही वेरिएशन है कुप्रामोनियम, और रेयॉन से ही क्या बना है, विस्कस। तो ये सब रेयॉन का ही एक टाइप है। ठीक, इसके अलावा फिर है मॉडिफाइड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को और ज़्यादा मॉडिफाई जब कर दिया जाता है तब हम इससे एसीटेट बनाते हैं। एसीटेट से ही एसीटेट को ही सेकेंडरी से एसीटेट के रूप में आगे कन्वर्ट किया गया, फिर इसी से हमारा ट्राई एसीटेट बना। तो एसीटेट का ही ये वेरिएशन है। उसके बाद जब हम प्रोटीन फाइबर की बात करते हैं, प्रोटीन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके मैन्युफैक्चर फाइबर जब हम बनाते हैं तो इसको एजलॉन कहते हैं। इसके अलावा नॉन सेलुलोजिक या सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज़ करके भी हम फाइबर बनाते हैं, और ये फाइबर कौन से हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर को टेरलिन या टेरिन भी कहते हैं, एक्रिलिक, एक्रिलिक को ऑरलॉन, कैशमिलॉन, ये इसके वेरिएशंस हैं, मोड एक्रिलिक, स्पेंडेक्स, रबर, तो ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद मिनरल फाइबर्स आते हैं, ग्लास, मेटालिक, मेटालिक से बनता है तुम्हारा ल्यूरेक्स। ठीक है, तो ये सारे फाइबर हैं जो कि मैन्युफैक्चर या मैन मेड है। हमने फाइबर के बारे में पढ़ लिया, अब हम यान्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर से यान बन गया। अब यान कैसे बनता है, फाइबर कैसे बनते हैं ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यान कैसे बनता है, और फिर यान से आगे हम पढ़ेंगे कि फैब्रिक कैसे बनता है। तो यान की निटिंग और वीविंग करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। यान क्या है, फाइबर से बना हुआ एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। यान की प्रोसेसिंग कैसे होती है, यान कैसे बनता है, तो देखो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उन उनको जो उनकी प्रोसेसिंग करके यान बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। मतलब जब फाइबर से यान बनता है तो उसको स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर से यान बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है, और जब हम यान से फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को नीटिंग भी बोल सकते हैं, विविंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यान कैसे बनते हैं, धागों फाइबर से कैसे यान बनाया जाता है, वो प्रोसेसिंग हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, स्पिनिंग तो सबसे लास्ट में होती है ना, स्पिनिंग लास्ट स्टेज है।
यार्न प्रोसेसिंग की। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइबर को क्लीन किया जाता है और खास करके ये नेचुरल फाइबर पे किया जाता है, क्योंकि मैन मेड फाइबर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट पे बने हैं, तो वहाँ पे गंदगी होने के चांसेस कम है। लेकिन नेचुरल फाइबर हमको नेचर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कॉटन में लीफ मिल सकता है, आपको सीड मिल सकता है, आपको इसको साफ करना पड़ेगा। उसी तरह जब हम वुल की बात करें तो वुल कहाँ से मिल रहा है, एनिमल के ऊपर से। तो एनिमल के ऊपर जो भी गंदगी होएंगी, पसीना, गोबर, कचरा, वो सब वुल में भी होगा, तो ये सब साफ किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्लीनिंग कहते हैं। क्लीनिंग के बाद ये जो साफ फाइबर है इनको सॉर्ट आउट किया जाता है और फिर इनको लैब्स में कन्वर्ट किया जाता है। देखो ये टर्म्स याद रखना कि लैब्स क्या होते हैं। तो जो ये साफ किए गए फाइबर्स हैं, इनको लूज शीट में क्या कर दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है। मतलब एक शीट बना बना के इनको क्या कर दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है। रोल करके इसको दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये जो रोल्ड शीट है इनको लैब्स बोलते हैं। अब इन लैब्स को आगे ले जाके खोला जाता है और फिर इनकी कार्डिंग, कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग क्या होता है, कंघी क्यों करते हैं हम अपने बालों में, बालों की गंदगी साफ करने के लिए, उनको स्ट्रेट करने के लिए। तो आगे कार्डिंग, कॉम्बिंग की जाती है इन फाइबर्स पे। तो द प्रोसेस इज सिमिलर टू कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग योर हेयर। तो जो कॉम्बिंग का प्रक्रिया है वैसे ही है जैसे आप अपने बाल को ब्रश करते हो, हेयर को ब्रश करते हो। कार्डिंग क्या है, फाइबर्स को डिस्टेंगल किया जाता है, जहाँ पे फाइबर्स क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, एक दूसरे के सिधाई में आ जाए, पैरेलल हो जाए। फॉर फाइनर फैब्रिक्स द लैब्स आर सब्जेक्टेड टू कंबाइन आफ्टर कॉम्बिंग आफ्टर कार्डिंग। तो जो फाइनर फैब्रिक्स हैं, मतलब ऐसे अगर हमको कोई पतला फैब्रिक बनाना है तो पहले कार्डिंग होगी तब कॉम्बिंग होगी, और नॉर्मली कॉम्बिंग करते हैं हम, कार्डिंग नहीं करते। दिस प्रोसेस रिमूव्स फाइनर इंप्योरिटीज एंड शॉर्ट फाइबर एज वेल। तो देखो कार्डिंग में क्या होता है, जो इंप्योरिटीज होती हैं, जो छोटे मोटे थोड़े मोटे गंदे फाइबर रह गए हैं, छोटे फाइबर रह गए हैं, उनको हटाया जाता है। तो ये प्रक्रिया कार्डिंग कहलाती है। कॉम्बिंग तो आप समझ गए, जैसे आप अपने बालों को ब्रश करते हो सिधाई में लाने के लिए, उसको कॉम्बिंग कहते हैं। तो पहले कार्डिंग होती है तब कॉम्बिंग होती है। कार्डिंग जरूरी नहीं सब पे हो, जब फाइनर फैब्रिक हमको बनाने हैं तब हम कार्डिंग करते हैं। अब कार्डिंग, कॉम्बिंग के बाद स्लीवरिंग का प्रोसेस होता है। स्लीवरिंग में क्या किया जाता है, ये जो कॉम्ड फाइबर्स हैं इनको फनल शेप्ड डिवाइस से गुजारा जाता है ताकि ये स्लीवर में कन्वर्ट हो। ठीक है, स्लीवर क्या है, रोप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें फाइबर्स को रस्सी की तरह में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लूज रस्सी बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम स्लीवरिंग कहते हैं। उसके बाद है अटेनुएटिंग, ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग। ये भी प्रोसेसिंग होती है फाइबर में। नाउ दैट द फाइबर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इट नीड्स टू बी मेड टू द साइज रिक्वायर्ड। तो जिस साइज का हमको चाहिए फाइबर, उस साइज का हम इसको बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम अटेनुएटिंग कहते हैं, मतलब साइज जैसा चाहिए वैसा साइज हम इसको देते हैं। सेवरल स्लीवर्स आर कंबाइंड फॉर यूनिफॉर्मिटी। बहुत सारे जो स्लीवर्स हमने बनाए हैं, जो रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, उसको कंबाइन किया जाता है, एक समानता लाई जाती है। द स्लीवर्स आर ग्रेजुअली ड्रॉन आउट। इसके बाद स्लीवर्स को खींचा जाता है ताकि वो लंबे हो सके, पतले हो सके। द स्लीवर आफ्टर ड्राइंग इट टेकन टू द रोइंग मशीन। जब ड्राइंग हो जाती है, खींच लिया जाता है, उनको लंबा कर लिया जाता है, तो फिर उसको रोइंग मशीन में ले जाया जाता है। वहाँ पे अटेनुएटेड जो अटेनुएशन का प्रोसेस है वो और होता रहता है। मतलब अभी तो हमने अटेनुएशन किया था, साइज इसकी बढ़ाई थी फाइबर की, जैसा साइज चाहिए था हमको वैसा किया था। अब इसको और ज़्यादा अटेनुएट किया जाता है तब तक जब तक कि इसका डायमीटर जो है वो ओरिजिनल डायमीटर के 1/4 या 1/8 ना हो जाए। मतलब जितना ओरिजिनल डायमीटर था उसका हमको लगभग 25% करना है। ठीक है, अगर वो 100% था तो उसको हमको 25% करना है। मतलब इतना पतला हमको धागे को करना है। इट इज गिवन अ स्लाइट ट्विस्ट टू कीप द फाइबर टुगेदर। और यहाँ पे फिर रोविंग के बाद थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी फाइबर में की जाती है ताकि फाइबर एक दूसरे से क्या हो, सटे रहें। ठीक है, अब जब फाइबर को ट्विस्ट कर लिया जाता है तब लास्ट में जो स्टेज होती है वो होती है स्पिनिंग। यहाँ पे हेयर द स्ट्रैंड इज गिवन द फाइनल शेप एज द यार्न। अब यहाँ पे जो स्ट्रैंड है इसको यार्न का, धागे का शेप दिया जाता है। इट इज स्ट्रेच्ड टू द रिक्वायर्ड फाइननेस एंड डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ट्विस्ट गिवन टू इट एंड वाउंड ऑन कोन्स। तो यहाँ पे ट्विस्ट और दिया जाता है और इसको खींचा जाता है, फाइननेस इसकी बढ़ाई जाती है, इसको स्ट्रेच करके ट्विस्ट देके फिर इसको कोन्स पे लपेट दिया जाता है। जैसे धागे हमको मिलते हैं ना मार्केट में कोन्स पे लपेटे हुए, तो वैसे ही इनको कोन्स पे लपेट दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग होती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे यार्न टर्मिनोलॉजीज के बारे में, कौन कौन सी टर्म्स यार्न में यूज होती हैं। तो सबसे पहला है यार्न नंबर। हर यार्न को कोई ना कोई नंबर मिला होता है, 20, 30, 40 ऑन द लेबल्स ऑफ द थ्रेड रील्स। तो जो रील्स आप खरीदते हो, धागे खरीदते हो, उस पर आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर द फाइननेस ऑफ द थ्रेड यू विल रियलाइज दैट थ्रेड रील विथ अ हायर नंबर इज फाइनर। तो जितना ज्यादा नंबर हाई होगा उतना ज्यादा धागा जो है वो पतला होगा। ठीक है, यानी कि 40 नंबर वाला जो धागा है वो 20 नंबर वाले से पतला होगा। देयर इज अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वेट ऑफ द फाइबर एंड द लेंथ ऑफ यार्न ड्रॉन फ्रॉम इट। तो जो फाइबर का वेट होता है उसी के हिसाब से यार्न की लेंथ होती है। ठीक है, जैसा वेट रहेगा फाइबर का उसी के हिसाब से यार्न की लेंथ होगी। यार्न नंबर क्या है, इंडिकेशन है किसका, फाइननेस का। यार्न की फाइननेस कितनी होगी वो उसके नंबर से पता चलती है, जितना ज्यादा नंबर उतना फाइन यार्न। फिर यार्न ट्विस्ट, अगली टर्म है यार्न ट्विस्ट। ये क्या होता है, हमें पता है कि यार्न कैसे बनाया जाता है, फाइबर्स को ट्विस्ट करके हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है ट्विस्ट पर इंच। 1 इंच धागे में, 1 इंच यार्न में कितनी ट्विस्ट है, जितनी ट्विस्ट होगी उतना ही धागा अच्छा होएगा।
ठीक है, 1 इंच यान में जितनी ज्यादा ट्विस्ट होगी उतना ज्यादा वो धागा अच्छा होगा। एज फाइबर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यान, ट्विस्ट इज एडेड टू होल्ड द फाइबर्स टुगेदर एंड इट इंडिकेटेड एज टीपीआई। लूजली ट्विस्टेड yarns are softer and more lustrous, whereas tightly twisted yarns may show as ridges such as denim materials of jeans। तो जब आप जीन्स को देखते हो तो वहाँ पे जो धागे यूज होते हैं ना उस पर ट्विस्टिंग ज्यादा होती है, लेकिन जब हम कोई लस्ट्रस मटेरियल देखते हैं, सॉफ्टर कपड़ा देखते हैं, तो वहाँ पे जो यान होते हैं उनमें ट्विस्टिंग क्या होती है, कम होती है। तो अगर ट्विस्टिंग कम होगी तो कपड़ा सॉफ्ट होएगा, लस्ट्रस शाइनी होएगा, लेकिन अगर ट्विस्ट ज्यादा होगी तो कपड़ा डेनिम मटेरियल जैसा होगा, थोड़ा सा खुरदुरा होगा। ठीक है, उसके बाद है यान एंड थ्रेड। यान और थ्रेड में क्या अंतर है? देखो, यान जो है और थ्रेड ये एक ही जैसा है, हम इसको बहुत बार एक ही जैसा समझ लेते हैं। यान term usually used in manufacturing of fabric, whereas thread indicates a product used to join piece of fabric together। तो जब आप कपड़े सिलने के लिए धागा खरीदते हो, जिसको आप मशीन में लगा के कपड़ों को एक दूसरे के साथ जॉइंट करते हो, तब हम उसको थ्रेड बोलते हैं। लेकिन यान क्या है? यान वो धागा है जिसका यूज करके आप कपड़ा बनाते हो। तो कपड़ा बनाने में जो यूज होता है धागा उसको यान बोलते हैं, कपड़ा सिलने में जो यूज होता है धागा उसको हम थ्रेड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैब्रिक प्रोडक्शन। अब हमने फाइबर पढ़ लिया, यान पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फैब्रिक कैसे बनता है यान का यूज करके। देखो, हम यान से ही फैब्रिक बनाते हैं, लेकिन कभी कभी फाइबर को डायरेक्टली यूज करके हम फैब्रिक बना सकते हैं। तो दो मेन ऐसे फैब्रिक हैं जो कि डायरेक्ट किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। वो कौन से हैं? फेल्ट्स हो गए और नॉन वूवन या वाउंडेड फाइबर फैब्रिक हो गए। जैसे वो कंबल देखा है आपने जो मोटा खुरदुरा होता है, तो वो कैसे बनाया जाता है? वो फाइबर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे सतह बना के इस पे से एक टेम्परेचर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, फिर इसको पिघला के क्या बना दिया जाता है? वो कंबल या दरी बना दी जाती है। तो इनको हम फेल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज फैब्रिक्स आर फॉर्म्ड बाय लेइंग द फाइबर आफ्टर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग इन फॉर्म ऑफ अ मैट एंड देन एडहेशन इज कॉज्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पे मैट की फॉर्म पे इसको रख दिया जाता है, उसके बाद निश्चित ताप और दाब पे इसको रख के दबाया जाता है, और फिर ये पिघलता है तापमान पे रह के, फिर इसको दबा भी दिया जाता है और फिर ये मैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द मैट कैन बी मेड नॉट ओनली ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस बट ऑल्सो ऑफ एनी शेप। तो अपनी जितनी भी हमको थिकनेस चाहिए, जैसी भी हमको शेप चाहिए, उसके हिसाब से हम मैट कन्वर्ट कर सकते हैं इन फाइबर से। ठीक है, मैट बना सकते हैं फाइबर से। एज ऑलरेडी मेंशन, द मेजॉरिटी ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स द इंटरमीडिएट यार्न स्टेज। तो बहुत जैसे बताया जा चुका है कि फैब्रिक बनाने के लिए हमको धागा चाहिए, डायरेक्ट फाइबर से हम फैब्रिक नहीं बनाते। अब यान से, धागे से हम कैसे फैब्रिक बनाते हैं? विविंग या निटिंग के थ्रू, कभी कभी ब्रेडिंग और नॉटिंग का भी सहारा लेके हम यान से फैब्रिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विविंग की बात करेंगे कि क्या होता है विविंग। इसमें देखो, दो तरह के यान होते हैं, दो तरह के धागे यूज होते हैं, दो से ज्यादा धागे भी यूज हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे दो तरह के धागों का यूज करते हैं, एक वॉप यान, एक फिलिंग यान। ठीक है, वॉप यान क्या होता है? इसको जब हम जो हमारे कपड़े की लंबाई होती है ना, वो इस वॉप यान से बनती है। ठीक है, और जो कपड़े की चौड़ाई होती है वो फिलिंग यान से बनती है। ठीक है, तो पहले लूम पे वॉप यान लेंथ वाइज सजाया जाता है, उसके बाद फिलिंग यान इसमें आगे पीछे करके हम क्या करते हैं? कपड़ा तैयार करते हैं। ठीक है, a woven fabric consists of two set of yarns which are interlaced at right angle to each other to form a compact construction. It is done on machine called looms। तो लूम पे ही हम कपड़ा बनाते हैं। वन सेट ऑफ yarn is fitted on the loom। मैंने बताया एक सेट जो है पहले से ही लेंथ वाइज फिट कर लिया जाता है लूम पे। ठीक है, इसको हम वॉप यान बोलते हैं। इसके अलावा एक और धागा होता है जो इस वॉप यान के ऊपर नीचे से जाके फिल करता है इस वॉप यान को, इसके गैप को, तो इसको हम इसीलिए फिलिंग यान बोलते हैं। ठीक है, द सिंपलेस्ट इंटरलेसिंग इज व्हेन द फिलिंग यान मूव्स over and under one warp yarn alternatively in one row and reverse the process in the second row। तो बताया गया कि सिंपलेस्ट इंटरलेसिंग क्या होती है? जब फिलिंग यान जो है वो वॉप यान के ऊपर नीचे से होता हुआ एक रो से दूसरी रो में जाता है। अटैचमेंट भी यूज की जाती है बहुत सारी कपड़ा बनाने के लिए, जिसको हम डॉबी या जैकॉर्ड अटैचमेंट भी बोलते हैं। मतलब ये इसके अलावा भी बहुत सारी अटैचमेंट है जो यूज की जाती हैं। इनका यूज क्यों किया जाता है? अगर आपको कपड़े पे कोई फिगर ड्रॉ करनी है, कोई चित्र बनाना है, तो उसके लिए अटैचमेंट लगी होती है। ठीक है, ताकि इनके यूज करके कोई फिगर बनाया जा सके, डिजाइन बनाया जा सके। सर्टन डिजाइन्स मेक यूज ऑफ एन एक्स्ट्रा यान विच में रन पैरेलल टू द वाप यान या फिलिंग यान। और अगर आपको यान का यूज करके कोई और डिजाइन बनाना है तो आपको कोई अलग से यान लेना पड़ेगा। मतलब दो यान तो लेने ही है, वॉप और फिलिंग। इसके अलावा आप तीसरा यान भी ले सकते हो अगर आपको कोई और डिजाइन बनानी है तो। जैसे आपने वेलवेट देखा होगा, वेलवेट में क्या होता है कि आपको जब उसको छूते हो तो मुलायम जैसा लगता है। टाल देखे होंगे, टाल में क्या होता है? टाल में आपके जो तीन यान यूज होते हैं, मतलब एक वॉप यान तो यूज होएगा ही, साथ ही में एक फिलिंग यान यूज होगा, इसके अलावा एक और यान यूज होता है, और उस यान को बाद में हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। कट कर दिए तो वेलवेट हो गया, नहीं कट किए तो टावल हो गया। ठीक है, टावल को आपने देखा होगा, टावल में कैसे होते हैं? ऐसे लूप टाइप के आपको ऊपर यान्स दिखेंगे जो लूप में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फैब्रिक बनाते हैं विविंग के थ्रू। अब जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं यान्स की, तो ये हर यान का डायरेक्शन है। जैसे जो वॉप यान है वो लेंथ वाइज जा रही है, जो फिलिंग यान है वो विथ वाइज जा रही है। तो ग्रेन्स बोलते हैं, यान की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेन्स बोलते हैं। तो जो लेंथ वाइज ग्रेन है उसको सेल्वेज बोलेंगे, और जो विथ वाइज ग्रेन है उसको हम वेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना कि वॉप यान क्या है, फिलिंग यान क्या है, इसके अलावा ग्रेन क्या है, दिशा
जो यान की दिशा होती है उसको ग्रेन बोलते हैं। लेंथ वाइज ग्रेन को हम सेल्वेज बोलेंगे और विथ वाइज ग्रेन को हम वेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि सेल्वेज और वेफ्ट ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स का नाम है, दिशाओं का नाम है। ठीक है, ग्रेन मतलब दिशा। तो जो सेल्वेज की तरफ से जो कपड़ा होता है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, लेंथ वाइज कपड़ा जब ऐसे है तो इसका ये देखो, मान लो ये कोई कपड़ा है तो ये इसकी क्या है, सेल्वेज है। ठीक है, लेंथ वाइज क्या होती है, सेल्वेज, और विथ वाइज क्या होता है, ये वेफ्ट होता है। ठीक है, तो कपड़ा अपनी सेल्वेज पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद हम निटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। विविंग हमने पढ़ लिया, अब हम निटिंग पढ़ेंगे। निटिंग में क्या होता है, जो स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं वो निटिंग प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। यहाँ पे इंटरलूपिंग होती है, वहाँ पे इंटरलेसिंग हो रही थी, यहाँ पे इंटरलूपिंग होती है। ठीक है, इट मे बी डन बाय हैंड यूजिंग अ सेट ऑफ 2 नीडल्स। तो 2 नीडल्स का यूज करके, 2 नीडल्स का यूज करके हाथ से भी हम क्या करते हैं, निटिंग करते हैं। इसके अलावा मशीन से भी निटिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे लूप्स बनाए जाते हैं, एक रो में लूप्स चले, फिर उसी लूप्स से हम क्या करते हैं, दूसरी रो बनाते हैं, फिर तीसरी रो भी उसी लूप से चलती है। तो लूप वाइज जो है ये कपड़ा आगे बढ़ता रहता है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑफ लूप्स अगेन द निटिंग नीडल ऑफ मशीन और मशीन बेड। तो मशीन पे भी हम लूप्स ही बनाते हैं, और अगर नीडल का यूज करके हम हाथ से कर रहे हैं निटिंग तो भी हम लूप्स ही बनाते हैं। ईच सक्सेसिव रो इज फॉर्म्ड बाय इंटरलूपिंग विद द फर्स्ट रो ऑफ लूप। तो पहली रो में जितने लूप होते हैं दूसरी रो वाले लूप भी उसी से इंटर लूप होते रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बंधे रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द yarn इज अलोंग द विथ ऑफ द मटेरियल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिलिंग या वेफ्ट निटिंग। तो जो यान है वो कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे विथ वाइज मूव कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम वेफ्ट निटिंग या फिलिंग निटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धागा यहाँ पे विथ वाइज चल रहा है। द मेथड ऑफ निटिंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिकल विच कैन बी शेप्ड वाइल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे जब आपने स्वेटर अपनी मम्मी लोगों को बुनते देखा होगा या घर पे किसी को बुनते देखा होगा तो वहाँ पे अलग से काट छाट नहीं की जाती है। आपका साइज लेके उसी समय जो है वो फैब्रिक तैयार कर लिया जाता है जिस भी शेप का आपको चाहिए। लेकिन विविंग में क्या होता है, कपड़ा बुन लिया गया, अब उस कपड़े को हम आगे काटते हैं, जैसा भी आपको शर्ट पैंट चाहिए आप उस कपड़े को काट के बनाते हो। लेकिन निटिंग में ऐसा नहीं है। निटिंग में जो भी कपड़ा आपको चाहिए, स्वेटर चाहिए, शॉल, कार्डिगन, जो भी चाहिए, आप वहीं पे निटिंग के समय ही क्या कर लेते हो, कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, जैसा भी कपड़ा आपको, जैसा भी फाइनल प्रोडक्ट आपको चाहिए। एट इंडस्ट्रियल लेवल द निटिंग मशीन यूज्ड आर लाइक द लूम्स ऑफ फॉर विविंग। जैसे हम विविंग करते थे लूम्स पे, वैसे ही निटिंग के लिए भी मशीनें होती हैं। इसमें भी वॉप यान्स होते हैं और फिलिंग यान्स होते हैं। फिलिंग यान्स को यहाँ पे एडजेसेंट यान बोलते हैं। ठीक है, और जो ये मशीन पे निटिंग की जाती है इसको वॉप निटिंग कहते हैं। हाथ से की जाने वाली निटिंग को वेफ्ट निटिंग कहते हैं और मशीन से की जाने वाली निटिंग को वॉप निटिंग कहते हैं। यहाँ पे भी जैसे हम नॉर्मल कपड़े को जब बनाते थे, विविंग करते थे, तो उसको कट कर सकते थे, सिल सकते थे, वैसे ही जो वॉप निटिंग होती है उसमें जो फैब्रिक तैयार होता है उसको हम कट कर सकते हैं, सिल सकते हैं। लेकिन जो वेफ्ट निटिंग में जो फैब्रिक तैयार होता है, जो स्वेटर तैयार होता है, उसको हम कट नहीं कर सकते। अगर हम कट करोगे, आप स्वेटर को कट करके देखो क्या होता है, पूरा स्वेटर ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वेफ्ट निटिंग को आप कट करके स्टिच नहीं कर सकते, आपको वहां पे जैसा शेप चाहिए आपको उसी समय कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वॉप निटिंग में आप एक फैब्रिक तैयार करके उससे फिर फर्दर और भी चीजें बना सकते हो, कट करके, स्टिच करके। बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ लूप्स दे हैव मोर इलास्टिसिटी एंड दस आर सुटेबल फॉर फिटेड आर्टिकल्स लाइक वेस्ट, अंडरवेयर, सॉक्स एक्सेट्रा। तो ये जो लूप्स की वजह से क्या है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इन कपड़े में, क्योंकि ये लूप से तैयार किए जाते हैं। तो इनसे हम ये सब आर्टिकल बना सकते हैं, वेस्ट, अंडरवेयर, सॉक्स, ये सब बना सकते हैं। और इसके अलावा ये लूप से तैयार होते हैं इसीलिए पोरस भी होते हैं और एयर सर्कुलेशन इसकी वजह से अच्छा होता है, कंफर्ट भी इनसे मिलता है। इसके अलावा आप मूवमेंट भी आसानी से कर सकते हो इन कपड़ों को पहन के, इसीलिए इन कपड़ों को आइडियल माना जाता है स्पोर्ट्स वेयर के लिए। तो जो भी वॉप निटिंग से जो कपड़े बनते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कपड़े बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट आसानी से हो पाती है इसमें। इसके बाद हमने विविंग पढ़ लिया, निटिंग पढ़ लिया, अब हम ब्रेडिंग पढ़ेंगे। ब्रेडिंग में क्या किया जाता है, ब्रेडेड फैब्रिक्स हैव अ डायगोनल सरफेस इफेक्ट एंड आर मेड बाय plating 3 or more yarns that originate from a single location and lies parallel before interlacing occurs। तो यहाँ पे चोटी जैसे आप बनाते हो ना, उस तरह से धागों को यूज करके, यार्न्स को यूज करके ब्रेड्स बनाई जाती हैं। जैसे शूलेस इससे बनते हैं, रोप्स बनते हैं, वायर, स्ट्रीमिंग्स इससे बनती हैं। इसके बाद नेट्स के बारे में आप जानते ही हो कि नेट्स भी बनाए जाते हैं और लेसेस भी बनाए जाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, फैब्रिक क्रिएट करते हैं। अब है टेक्सटाइल फिनिशिंग। हमने विविंग भी कर ली, अब हमारे पास कपड़ा आ गया, अब हम उस कपड़े की फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग की क्यों की जाती है, ताकि मार्केटेबल बनाया जा सके किसी कपड़े को मार्केट में उतारने से पहले उसकी फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, ताकि वो देखने में सुंदर लगे, उसकी सुंदरता और बढ़ जाए, उसकी अपीयरेंस बढ़ जाए, उसका टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा हो जाए, और साथ ही साथ उसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा हो जाए। बिहेवियर यानी कि उसका फील अच्छा हो जाए, वो कपड़ा बॉडी पे जाने पे अच्छा फील हो।
फिनिशेस दैट आर कंसीडर्ड एब्सोल्युटली नेसेसरी आर नोन एज रूटीन। कुछ फिनिशेस ऐसी होती हैं जो एकदम नेसेसरी होती हैं, उन फिनिशेस को हम क्या बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं। जैसे आप में आपके रूटीन में कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसी तरह से कुछ फिनिशेस ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको हम रूटीन बोलते हैं। द फिनिशेस मे बी ड्यूरेबल, डू नॉट गेट रिमूव्ड ऑन वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। तो कुछ फिनिशेस ऐसी होती हैं जो ड्यूरेबल होती हैं, चाहे आप कुछ भी करो ये जल्दी से निकलती नहीं है। डाइंग क्या है, ड्यूरेबल है, आप धोगे तो कपड़े का रंग कभी कभी जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं ही जाता है। लेकिन कुछ फिनिशेस जो होती है ना वो रिन्यूएबल होती हैं, मतलब इनको आपको बार बार कराने की जरूरत होती है। जैसे स्टार्चिंग, ब्लूइंग, आप एक बार कपड़े पे नील दोगे तो ऐसा तो नहीं ना कि वो हमेशा रहेगा, आपको बार बार उसको करना पड़ेगा। उसी तरह स्टार्चिंग भी हम बार बार करते हैं, तो ये रिन्यूएबल फिनिशिंग है। ड्यूरेबल फिनिशिंग वो होती है जो एक बार कर दो तो लंबा टिकती है। ठीक है, तो अ फ्यू इंपॉर्टेंट फिनिशेस डिपेंड अपॉन देयर फंक्शंस आर। तो कुछ यहाँ पे फिनिशेस बताई गई हैं और इनके फंक्शन के आधार पे कौन कौन सी फिनिशिंग होती है। देखो सबसे पहला है चेंज अपीयरेंस। अगर हमको फैब्रिक की अपीयरेंस को चेंज करना है तो हम कौन सी फिनिशिंग उसके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लीनिंग करेंगे, स्काउरिंग, ब्लीचिंग करते हैं हम। स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग के लिए भी कलंडरिंग करते हैं, टेंटरिंग करते हैं। तो ये याद रखना, ये कुछ फिनिशिंग के नाम है। स्काउरिंग, ब्लीचिंग, ये सब क्लीनिंग के लिए होती हैं। इसके अलावा कलंडरिंग क्यों होती है, कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। जब आप कमर्शियल लेवल पे कपड़े को आयरन करते हो ना तो उसको कलंडरिंग कहते हैं। फिर टेंटरिंग भी होती है कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए। फिर है चेंज टेक्सचर, कपड़ों का टेक्सचर को बदलने के लिए जो फिनिशिंग होती है उसमें क्या होते हैं, स्टार्चिंग होती है, साइजिंग की जाती है कपड़े की कलंडरिंग की जाती है जिसमें कपड़ा क्या हो, उसका टेक्सचर स्मूथ हो सके। कपड़े का बिहेवियर चेंज करने के लिए भी फिनिशिंग की जाती है। वो कौन सी होती है, उसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सेंफोराइजेशन। सेंफोराइजेशन क्या होती है, एंटी श्रिंक फिनिशिंग होती है। मतलब यहाँ पे अगर कपड़ों पे सेंफोराइजेशन हुआ है तो इसका मतलब कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। इसके अलावा परमानेंट प्रेस होता है जो कलंडरिंग होती है, वाटर रेपेलेंट बनाया जाता है कपड़े को, मोथ प्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट बनाया जाता है, फायर प्रूफ बनाया जाता है। तो ये सब कुछ बिहेवियरल फिनिशिंग है जो कपड़े पे की जाती है। उसके बाद हम फिनिशिंग विद कलर पढ़ेंगे कि कलर के साथ साथ कौन सी फिनिशिंग, कलर से कौन सी फिनिशिंग होती है। सब्सटेंसेस दैट कैन ऐड कलर टू द फैब्रिक इन अ मैनर दैट इट डज नॉट इजी टू वॉश आउट आर नोन एज डाइज। तो देखो डाइज क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो हमारे कपड़ों को कलर भी करते हैं और उतनी जल्दी वो निकलते नहीं हैं। द मेथड ऑफ डाइंग डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द फाइबर एंड द डाई। तो डाई कैसे करनी है ये डिपेंड करता है कि डाई किस तरह की है और फाइबर किस तरह का है। तो जिस तरह का फाइबर होगा, जिस तरह की डाई होगी, उसी तरह से ये डाइंग का प्रोसेस होगा। हर तरह के कपड़े पे आप एक ही तरह से डाइंग नहीं कर सकते। कलर एप्लीकेशन कैसे होगी, कैसे कलर को अप्लाई किया जाएगा, कैसे डाइंग की जाएगी। तो देखो डाइंग तीनों स्टेजेस पे हो सकती है। फाइबर स्टेज पे भी आप फाइबर को रंग सकते हो। अगर आपको ऐसा धागा चाहिए जो मल्टी कलर्ड हो तो आप फाइबर स्टेज पे ही रंगाई कर लोगे। उसके अलावा यार्न स्टेज पे भी रंगाई की जाती है। अगर आपको ऐसा कपड़ा चाहिए जो जिसमें चेक्स हो, स्ट्रिप्स हो, तो आप क्या करते हो, यार्न स्टेज पे ही धागे को रंग लेते हो। उसके बाद फैब्रिक स्टेज पे तो सबसे कॉमन मेथड है फैब्रिक स्टेज पे डाई करना। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे सॉलिड कलर डाई होती है, मतलब एक कलर में आप कपड़े को पूरा रंग देते हो। इसके अलावा बाटिक, टाई एंड डाई, प्रिंटिंग, ये सब भी होता है, ये फैब्रिक स्टेज पे होता है। ये सबसे कॉमन है। ठीक है, यार्न और फाइबर स्टेज पे आपको उतना डाइंग देखने को नहीं मिलेगा जितना फैब्रिक स्टेज पे मिलता है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रिंटिंग की जाती है। डाइंग के अलावा प्रिंटिंग करके भी तो हम कलर लगाते हैं फैब्रिक पे। तो इसमें स्पेसिफिक टूल्स का यूज़ करके कलर को ट्रांसफर किया जाता है स्पेसिफिक एरियाज पे। मतलब पूरा कपड़ा नहीं रंगते हम प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में हम किसी स्पेसिफिक एरिया पे ही कलर लगाते हैं और स्पेसिफिक डिजाइन का कलर लगाते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स टूल। तो हाथ से भी प्रिंटिंग की जा सकती है, जैसे ब्लॉक, स्टेंसिल, स्क्रीन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी प्रिंटिंग की जा सकती है ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइबर्स है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो सबसे पहले कॉटन। कॉटन को हम यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबको उपलब्ध होता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। मोस्ट वाइडली यूज फाइबर है, सब उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो कपड़ा उससे बनाना हो, चाहे कोई घर का यूज़ करने का सामान बनाना हो, मतलब चादर, बेडशीट, ये सब बनाना हो तब। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री वेयर कॉटन वॉज ग्रोन एंड यूज। इंडिया पहली कंट्री है जहाँ पे कॉटन उगाया गया पहली बार और यूज़ किया गया। एंड इट कंटिन्यूस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरियाज। तो आज भी कॉटन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। कॉटन फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। मैंने पहले बताया था कि सीड से हमको कॉटन मिलता है। ठीक है, फिर वहाँ पे सीड से फाइबर को अलग करने की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ठीक है, द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। उसके बाद बंडल्स में इनको बना के स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉटन की, तो ये नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर है, स्टेपल है, स्टेपल यानी कि इसकी लेंथ छोटी है, 1 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, याद रखना। अपीयरेंस कैसी होती है, डल, टच करने पे ये थोड़ा सा रफ दिखता है और इट इज़ हैवियर इन वेट देन मोस्ट ऑफ अदर फाइबर्स। तो अदर फाइबर्स की तुलना में, ज़्यादातर अदर फाइबर्स की तुलना में ये भारी होता है। मॉइस्चर ऑब्जर्वेंसी इसकी अच्छी होती है, मतलब मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए गर्मियों में अच्छा होता है। सूख भी जल्दी जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन फैब्रिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेट, फाइननेस, स्ट्रक्चर्स एंड फिनिशेस। तो यहाँ पे इससे कई तरह के फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। मतलब आप इससे भारी कपड़ा भी बना सकते हो, हल्का कपड़ा भी बना सकते हो, फाइननेस भी, इससे आप बहुत पतला कपड़ा भी बना सकते हो, मोटा कपड़ा भी बना सकते हो। तो
जो फैब्रिक इससे है ना कॉटन से, वो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, अलग अलग तरीके की फिनिशिंग भी इस पर आसानी से की जा सकती है। तो बहुत सारे फैब्रिक इससे बनते हैं, जैसे मैसलिन, कॉम्ब्रिक, पॉपलिन, लाथा, केसमेंट, डेनिम, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा शीटिंग मटेरियल, चादर वगैरह की चीज़ें, फर्निशिंग मटेरियल भी हमको कॉटन से बनाने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब कॉटन से हम आराम से बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा फाइबर है वो है लिनन। लिनन एक बास्ट फाइबर है जो हमें पेड़ के तने से मिलता है। अब हम कैसे लिनन प्राप्त करते हैं? रेटिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर तना है, मान लो ये पेड़ का मोटा सा, इसके बीच में यहाँ पे रेशे हैं, इस तने से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग कहलाती है। टू ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम स्टेम आर स्टीप्ड इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू रोट अवे द सॉफ्ट पार्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग। तो मतलब यहाँ पे ये जो तने होते हैं ना, इनको ले जाया जाता है और बहती नदी में रख दिया जाता है तनों को, और फिर ये पानी में बहुत दिन तक रहते हैं। जब पानी में तने रहेंगे, बास्ट रहेगा पेड़ का, तो वो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, और फिर वो अपने आप ऊपर से अपनी छाल छोड़ देगा और अंदर से रेशे अपने आप अलग हो जाएंगे। तो ये गलाया जाता है यहाँ पे पेड़ की तनों को, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। आफ्टर रेटिंग द वुडी पार्ट्स आर सेपरेटेड एंड द लिनन फाइबर्स आर कलेक्टेड एंड सेंट टू स्पिनिंग। तो ये जो वुडी पार्ट है बाहर का, ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, और जो अंदर का लिनन का फाइबर्स होता है उसको हम कलेक्ट करके स्पिनिंग के लिए भेज देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है लिनन की? देखो, लिनन ना कॉटन से ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कॉटन के जैसी ही होती हैं, कभी कभी कॉटन से अच्छा होता है। हम किचन में जो फैब्रिक यूज़ करते हैं वो लिनन का ही होना चाहिए, लेकिन इतनी प्रोसेसिंग इस पर करनी पड़ती है, इस वजह से लिनन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए हर कोई इसको यूज़ नहीं कर पाता। तो ये भी सेलुलोजिक फाइबर है, बहुत सारी फाइबर प्रॉपर्टीज इसकी कॉटन से मैच करती है। द फाइबर इज लॉन्गर एंड फाइनर देन कॉटन। कॉटन से लंबा भी होता है, कॉटन से पतला भी होता है, ठीक है, और इसी वजह से जो इससे धागे बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर और लस्ट्रस होते हैं, मतलब कॉटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और शाइनी होते हैं। कॉटन की तरह भी ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, कंफर्टेबल होता है। However, it does not absorb dye very rapidly and therefore colors produced are not so bright. तो यहाँ पे डाई एक प्रॉब्लम है कि डाई कोई अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इसी वजह से जब इसको कलर किया जाता है तो बहुत ब्राइट कलर उभर के नहीं आ पाते। ऑल्सो इट रिक्वायर्स लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम इसका लंबा होता है, मतलब इस तने से रेशा बनाना बहुत थका देने वाला प्रोसेस होता है, इस वजह से लिनन को यूज़ कम किया जाता है, कॉटन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो बास्ट फाइबर लाइक लिनन। लिनन की तरह ही हमारे पास जूट और हेम्प भी होता है, लेकिन ये जो जूट और हेम्प है ना, ये ज़्यादा मोटे होते हैं, कड़े होते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती, इसी वजह से हम इससे रस्सियाँ, बैग्स या कुछ अदर चटाई वगैरह बनाते हैं, टोकरी वगैरह बनाते हैं। कपड़े हम इससे नहीं बनाते, किससे? जूट से और हेम्प से। इसका तीसरा फाइबर हमारा है वुल। वुल हमें पता है हेयर फाइबर है, प्रोटीन फाइबर भी है, क्योंकि बालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। ये कई जानवरों से मिल सकता है, बकरी, खरगोश, कैमल, सबके बालों से हमको वूल मिलता है, ठीक है। अब बालों को शरीर से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? शेयरिंग। शेयरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जानवर के शरीर से बाल को अलग करते हैं। अब शेयरिंग साल में कितनी बार होगी? एक बार होगी, 2 बार होगी, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जिस तरह का वहाँ का वातावरण है, क्लाइमेट है, वहीं के हिसाब से डिपेंड करता है कि एक बार शेयरिंग करनी है या साल में 2 बार करनी है। वाइल शेयरिंग एफर्ट इज मेड टू कीप द हेयर इन वन पीस विच इज कॉल्ड फ्लीस। देखो, जब शेयरिंग की जाती है ना, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो बाल निकल रहे हैं जानवर के, वो एक पीस में निकले, मतलब एक ही बार में सारे बाल निकल जाए। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? फ्लीस। जब बाल एक ही बार में निकल जाते हैं तो उसको फ्लीस बोलते हैं। दिस मेक द सॉर्टिंग ऑफ फाइबर इजी बिकॉज हेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वेरी इन लेंथ एंड फाइननेस। तो जब फ्लीस निकाला जाता है तो सॉर्टिंग आसान हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कहाँ से हमने बाल निकाले हैं और एक ही साथ सारे बाल निकाले हैं, तो सॉर्टिंग आसान हो जाती है। क्योंकि जानवर के शरीर से बाल निकाल रहे हैं तो हर बॉडी पार्ट के हिसाब से जो बाल हैं उसकी लेंथ और फाइननेस अलग अलग होगी। आफ्टर सॉर्टिंग द फाइबर आर स्कार्ड टू गेट रिड ऑफ डर्ट। तो अब जानवरों के शरीर से बाल निकाले गए हैं तो गंदे होंगे, ग्रीस होगी और उस पर पसीना होगा, सब जितनी भी चीज़ें जानवरों के शरीर पे होती है सब होगा, तो उसको साफ करने के लिए स्काउरिंग की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। स्काउरिंग करने के बाद फिर हम कार्बोनाइजेशन करते हैं। कार्बोनाइजेशन में क्या होता है? जितने भी सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं, जैसे वेजिटेबल, लीव्स, ट्विग्स, ये सब निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले स्काउरिंग, फिर कार्बोनाइजेशन। किस पे होती है स्काउरिंग? वुल पे होती है। कार्बोनाइजेशन भी किस पे होता है? वुल पे होता है, ठीक है। स्काउरिंग क्यों होती है? डर्ट, ग्रीस और पसीना ये सब हटाने के लिए। कार्बोनाइजेशन क्यों होता है? जितने भी सेलुलोजिक मटेरियल हैं वो हटाने के लिए, जैसे सब्जी का कोई छिलका हो गया, कोई भी खरपतवार हो गई, तो उसको हटाने के लिए कार्बोनाइजेशन किया जाता है। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वुल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नेचुरल प्रोटीन फाइबर है वुल, इसमें नेचुरल क्रिम्प होती है, मतलब अपने आप देखोगे वुल तो क्या होता है? मुड़ा मुड़ा सा होता है, ठीक है। इसी वजह से वेवीनेस अपने आप इसमें आ जाती है, इलास्टिसिटी इसमें अच्छी होती है, इलॉन्गेशन प्रॉपर्टीज भी इसकी अच्छी होती है। इसकी लेंथ वेरी करती है 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक, मतलब 4 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है, डिपेंड करता है एनिमल की बॉडी पे, क्लाइमेट पे भी। कहीं कहीं उसी एनिमल के ऊपर बहुत अच्छे घने बाल हो सकते हैं, कहीं कहीं नहीं हो सकते। जैसे हमारे इंसानों के बाल देखो ना, किसी सबके बाल एक जैसे तो नहीं है, उसी तरह जानवरों में भी होता है, डिपेंड करता है कि उनको कैसा खाना खिलाया गया है, कैसे क्लाइमेटिक सिचुएशन में वो है।
कंपेयर टू अदर फाइबर वुल हैज लो स्ट्रेंथ। वुल की स्ट्रेंथ क्या होती है, लो होती है। गुड रेजिलेंस, रेजिलेंस अच्छा होता है, खींचोगे तो अच्छे से खिंचाव हो जाएगा, जल्दी टूटता नहीं है। इलास्टिसिटी रिकवरी होती है, इलास्टिक रिकवरी यानी कि खींच के छोड़ोगे तो वापस अपने जगह पे आ जाएगा। इलास्टिक बहुत ज़्यादा मतलब इसमें श्रिंकेज नहीं होता। वुल हैज सरफेस स्केल्स विच आर वाटर रेपेलेंट इन नेचर। तो सरफेस स्केल्स होते हैं, मतलब वुल के ऊपर ऐसे ऐसे स्केल्स बने होते हैं सरफेस के ऊपर। हाउ एवर इट कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट डज नॉट फील वेट इन ऑन द सरफेस। इसी वजह से वाटर को एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप ऊपर से छुओगे तो आपको गीला गीला लगेगा नहीं। वुल द एबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंफर्ट इन ह्यूमिड एंड कोल्ड एटमॉस्फेयर। तो इसी वजह से कोल्ड एटमॉस्फेयर पे ये अच्छे से काम करता है, ठीक है, क्योंकि गीला होने के बाद भी ऊपर से छूने पे ये गीला गीला तुमको महसूस नहीं होगा। उसके बाद हम अगला जो फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क भी नेचुरल फिलामेंट फाइबर है, ये भी प्रोटीन वाला फाइबर है। ये किससे बनता है, जो कीड़े होते हैं सिल्क के, उसके सिक्रीशन से बनता है। अब सिल्क जो है दो तरह से बनाया जा सकता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में भी बनाया जा सकता है और नेचुरल कंडीशन में भी सिल्क होता है। तो ऐसा सिल्क जो कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाया जाता है उसको हम मलबरी सिल्क या कल्टीवेटेड सिल्क बोलते हैं। ये स्मूथ होता है, लॉन्गर इसके फाइबर होते हैं, तो फाइननेस अच्छी होती है, लस्ट्रस होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिल्क नेचर में प्रोड्यूस हुआ है, नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, तो ये कोर्सर हो जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेंथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, शाइन भी नहीं होता। क्योंकि ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, अपने आप कीड़ों से ये बन गया है। ऐसे सिल्क को हम क्या बोलते हैं, टसर सिल्क इसका एग्जाम्पल है। तो मलबरी सिल्क किसका एग्जाम्पल है, कंट्रोल्ड कंडीशन वाले सिल्क का। नेचुरल सिल्क का एग्जाम्पल है टसर सिल्क। अब कंट्रोल कंडीशन का क्या मतलब है कि लैब में हमने अपने देख रेख में सिल्क को प्रोड्यूस किया है, मतलब बना तो कीड़े ही रहे हैं लेकिन हमारी देखरेख में बना रहे हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सिल्क, सिल्क वॉर्म कल्टिवेशन इज केयरफुली कंट्रोल्ड। तो अगर अच्छा सिल्क हमको चाहिए तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कल्टिवेशन कराना होगा, सिल्क वॉर्म पे ध्यान देना होगा। तो इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। जब सिल्क वॉर्म को पाला जाता है और उनसे सिल्क निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम सेरिकल्चर कहते हैं। बीइंग अ फिलामेंट फाइबर, सिल्क डज नॉट रिक्वायर द स्पिनिंग प्रोसेस। इसको स्पिनिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद ही लंबा होता है और इसको जो है आसानी से कोकुन से ही निकाल के रील कर लिया जाता है। इसको मतलब रील के रूप में बना लिया जाता है। द यार्न आर मेड बाय ट्विस्टिंग अ नंबर ऑफ फिलामेंट्स टुगेदर। तो यहाँ पे कई फिलामेंट्स को एक साथ ट्विस्ट करके हम यार्न बनाते हैं। If the filaments break or when the insect break the cocoon, the broken filament are processed through spinning like cotton. देखो अगर फिलामेंट टूट गया तो वैसी सिचुएशन में इस पे स्पिनिंग की जाती है, लेकिन अगर फिलामेंट सिल्क सही है, टूटा फूटा नहीं है, तो स्पिनिंग की प्रोसेस नहीं की जाती। लेकिन अगर टूट गया है तब इस पे स्पिनिंग की जाएगी। और जिस भी सिल्क को स्पिनिंग करने की जरूरत पड़े या जो भी सिल्क टूट जाए उसको हम स्पन सिल्क बोलते हैं। इट इज बिलीव दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली व्हेन द कोकुन। हाँ, ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि सिल्क कैसे डिस्कवर्ड हुआ था। एक चाइनीज प्रिंसेस थी, अपने पार्क में बैठ के चाय पी रही थी, उनके चाय में क्या हुआ, कीड़ा आके गिर गया, एक कोकुन गिर गया, ठीक है। कोकुन गिरा तो जब इन्होंने उसको निकाला तो एक लंबा जो है एक कंटिन्यूअस फिलामेंट निकलना शुरू हो गया कोकुन से। तो इसी से तरह से सिल्क की खोज हुई थी। अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे सिल्क की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। नेचुरल जो कलर है सिल्क का वो ऑफ वाइट होता है, क्रीम कलर का होता है सिल्क। वाइल्ड सिल्क जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। सिल्क के फिलामेंट जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, फाइन होते हैं, स्मूथ होते हैं और बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। इसके अंदर नेचुरल गम होता है जिसकी वजह से सिल्क का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा क्रिस्प आपको देखने को भी मिलेगा। सिल्क इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है और इलोंगेशन भी इसका ठीक ठाक होता है, मतलब आप खींचोगे तो ये इसका जल्दी से टूटता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर है। वुड पल्प से बनता है। वुड पल्प को पहले लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, फिर इससे हम यार्न बनाते हैं। केमिकल का भी यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है रेयॉन की कि इसका साइज़ और शेप हमारे हिसाब से होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट हैज़ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड क्लियर एंड लस्ट्रस। तो हमने बनाया है तो डायमीटर तो यूनिफॉर्म होगा ही, यहाँ पे छोटा बड़ा साइज़ होने की गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर होता है, साफ होता है क्योंकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बना है, लैब में बना है। लस्ट्रस होता है। रेयॉन बीइंग ए सेलुलोजिक फाइबर हैड मोस्ट प्रॉपर्टीज लाइक कॉटन। तो कॉटन की तरह भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि सेलुलोज से बना है और कॉटन भी किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। बट इट हैज़ लोअर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है और टिकाऊ भी ये क्या होता है, कम होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ रेयॉन एंड मैन्युफैक्चर्ड सेलुलोजिक फाइबर इज दैट दे कैन बी रीप्रोसेस्ड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड हैव एन अपीयरेंस लाइक सिल्क। देखो सबसे मेन एडवांटेज इसकी रेयॉन की यही है कि वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है और इसकी अपीयरेंस देखने में ये सिल्क जैसा होता है। इसके बाद नायलॉन की बात करेंगे। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन सिंथेटिक नहीं था, मैनमेड था, लेकिन हमने इसको वुड पल्प से बनाया था, नेचुरल प्रोडक्ट्स का, नेचुरल रॉ मटेरियल्स का यूज करके बनाया था। लेकिन जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से केमिकली बनाया गया है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल से बना है। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ब्रिसल ऑफ टूथ ब्रशेस। तो
जो टूथब्रशेस हैं उनके ब्रिसल्स को बनाने के लिए सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 1940 द फर्स्ट फैब्रिक फ्रॉम नायलॉन वर सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स विच वर वेरी सक्सेसफुल। तो पहली बार जब कपड़ा इससे बनाया गया तो 1940 में बनाया गया, और क्या बनाया गया था, सॉक्स और स्टॉकिंग बनाई गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद हर तरह के कपड़े को बनाने में इसका यूज़ किया जाने लगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी मैन मेड फाइबर है तो इसके शेप को, साइज को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका भी जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म होगा, स्मूथ है, शाइनी है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अब्रेजन रेसिस्टेंट होता है, मतलब रगड़ोगे तो बुरा प्रभाव इस पर रगड़ का नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट रेस्टेंट टू अब्रेशन मेक इट्स अप्रोप्रिएट टू यूज इन ब्रशेस एंड कारपेट। इतना इस पर रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी वजह से इससे ब्रशेस बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं। हाईली इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, फाइन होता है, और स्टॉकिंग्स वगैरह इससे ज़्यादातर बनाई जाती हैं। पॉपुलर है ये इसीलिए क्योंकि इससे सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, स्टॉकिंग्स, स्विम सूट्स, ग्लव्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको अलग अलग फाइबर्स के साथ ब्लेंड भी किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा फाइबर है वो है पॉलिस्टर। ये भी सिंथेटिक फाइबर है, इसको हम टेरिलीन या टेरिन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, इसका भी डायमीटर, जितने भी मैनमेड फाइबर्स है ना, सबका डायमीटर यूनिफॉर्म होगा, सरफेस स्मूथ होगा, अपीयरेंस अच्छी होगी। तो ये सबके साथ होगा क्योंकि इनको हमने बनाया है तो उसी हिसाब से इनका डायमीटर होता है जैसा हम चाहते हैं। इट कैन बी मेड एनी स्ट्रेंथ, किसी भी स्ट्रेंथ का बनाया जा सकता है, किसी भी लेंथ का बनाया जा सकता है, किसी भी डायमीटर का बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट होता है, लस्ट्रस, शाइनी होता है। मॉइस्चर रिगेन क्षमता इसकी अच्छी नहीं होती, इसीलिए समर्स में ये अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, समर्स में कंफर्टेबल नहीं होता। इसके अलावा सबसे बढ़िया इसका एडवांटेज ये है कि ये रिंकल रेसिस्टेंट होता है, मतलब इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर फॉर ब्लेंडिंग विथ रेयॉन, कॉटन, वुल एंड सम एक्सटेंट ऑफ स्पन सिल्क। तो इसको हर तरह के फाइबर्स में ब्लेंड किया जा सकता है और अलग तरह का फाइबर तैयार किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अलग तरह का कपड़ा तैयार किया जा सकता है, मतलब दो फाइबर को मिला के आप एक कपड़ा बना सकते हो ना, तो इसको रेयॉन, कॉटन, वुल सबके साथ ब्लेंड किया जा सकता है। इसके बाद अगला है एक्रिलिक। एक्रिलिक भी सिंथेटिक फाइबर है, ये वुल जैसा दिखता है। एक्सपर्ट भी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे अगर एक्रिलिक रखा है और वुल रखा है तो, कि कौन सा वुल है, कौन सा एक्रिलिक है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एट कैशमिलन, इट इज चीपर देन वुल। तो इसको कैशमिलन भी बोला जाता है और ये वुल से सस्ता होता है। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, वुल की तरह ही दिखता है। प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी भी लेंथ, डायमीटर, फाइननेस हमारे हिसाब से, मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से होती है। और इट द फाइबर कैन बी मेड इन वेरी डिग्री ऑफ क्रिम्प एंड लस्टर। तो लस्टर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम ही इसको बना रहे हैं। एक्रिलिक इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू कॉटन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन कॉटन की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। वुल की तरह है, इसीलिए इलोंगेशन अच्छा होगा, इलास्टिक रिकवरी भी अच्छी होगी। तो बच्चों के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर बच्चों के लिए कपड़ा बनाना है तो। इसके बाद इलास्टोमेरिक फाइबर्स हैं, जो रबर वगैरह से फाइबर बनाए जाते हैं ना, उनको यहाँ पे रखा गया है। These are elastic rubbers like substances and can be produced in various form। तो रबर जैसे होते हैं और बहुत तरह के फाइबर इनसे बनते हैं। They are usually used as blend with any other fiber। तो जिनकी भी इलास्टिसिटी लो है उन फाइबर के साथ इसको ब्लेंड कर दिया जाता है इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।